हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज एकेडमी। सीटेट एनसीईआरटी एसएसटी की सीरीज़ में आपकी क्लास 6th की हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, क्लास 7th की हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। आज से आपकी क्लास 8th की जो हिस्ट्री है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप लोग वीडियोस प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं और शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए एंड आपका जो भी फीडबैक है उसको ज़रूर कमेंट में किया करिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला चैप्टर है आपका प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। ठीक है, कि कैसे चीज़ें बनती हैं, कैसे आप कब और कहाँ उत्खनन में, कब आपके जो राज्य हैं, साम्राज्य हैं, वो कैसे बने, कौन उनके राजा हुए, कहाँ तक उनका जो साम्राज्य था वो फैला हुआ था, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहला है कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। आप सभी जानते हैं कि तारीखें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आपको अपना बर्थ डेट याद है तो आप उस दिन सेलिब्रेट कर लेते हैं, है या नहीं। एनिवर्सरी आपको पता होती है, आप उस दिन सेलिब्रेट कर लेते। तो डेट्स आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों को के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कहाँ कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती रहती थी। और ये जो युद्ध हैं, ये ताजपेशी है, यही तो हम अपने सिलेबस में पढ़ते हैं और यही हमारे एग्जाम्स में आते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता है। आपने भी बहुत लोगों को ये कहते सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ, है या नहीं। कि कब आपका पानीपत का युद्ध हुआ, अकबर ने कौन से सन में अपना राज्याभिषेक कराया, ठीक है, उनके पिता कौन थे। तो ये सारी चीज़ें इतिहास में हम पढ़ते हैं, तारीखों में हम पढ़ते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थीं, उनमें क्या बदलाव आए। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करते हैं, ठीक है, कि पहले हमारे साथ ऐसा हुआ था, पहले के तारीख में हमने ये एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया था, आने वाले समय में हम ये एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें जो है पहले और बाद में की बात हम करने लगते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते, ठीक है। आप ऐसे थोड़ी ना याद रखते आज सुबह हमने पानी पिया था। तो वो चीज़ें, रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं उन पर हम तारीखों को पर ध्यान नहीं देते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमने देखा दिख रहा है वह हमेशा ही ऐसा ही रहा हो, ठीक है। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं, कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं, ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा, है ना। रेलगाड़ी की खिड़की के बाहर झांकते हुए आपके जहन में ये सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप ये जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। तो ये जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जब इनके बारे में आपके मन में सवाल उठने लगे तो हम उन तारीखों पर जाते हैं, ठीक है। देखिए ये चित्र दिया है, ये ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनले द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र है। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेले को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। तो याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेले को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। भारत पर अंग्रेज़ों के विजय के समर्थक रेनेले को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर को दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्ण अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उस भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने पर आग्रह कर रहे हों। तो चित्र को भी देख लीजिए आप कि ब्राह्मण जो हैं वो, ये ब्राह्मण हैं, ये देखिए जो ब्रिटेनिया है उनको चित्र सौंप रहे हैं, ठीक है, शास्त्र सौंप रहे हैं। अब देखिए ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए ये तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती हैं। भारत में लोगों के अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू कर दिया था। पहले वो ऐसा नहीं करते थे। पहले वो क्या करते थे, दूध है, फलों को खाते थे। इस तरह के जो है वो अपने सुबह सुबह खाते पीते थे। इनका स्वाद धीरे धीरे ही उनके जवान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन के स्थापना के लिए कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ और अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए,
ये बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब एक खास बदलाव दिखने शुरू हुए। ठीक है, कि कौन सी शताब्दी में, कौन सी सन में, लेकिन पर्टिकुलर अगर आप डेट की तरफ जाएंगे तो वो आपको नहीं पता होगा। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की वजह से एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों का ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं की उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार ये लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उनका विवाह हुआ, कब उनका पुत्र हुआ, है ना, कौन से साल उन्होंने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मारा गया, उसके बाद कौन सा शासक जो है गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है। इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसा कि पिछले 2 साल के इतिहास में किताबों में आपने देखा है कि अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों, दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, है ना। तभी तो आपको पता चलता है कि गेहूँ कब उगाया जाने लगा, चावल कब खाया जाने लगा, है ना। शहर कैसे बने, बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे, संस्कृति व समाज किस तरह बदले। तो ये सारी चीज़ें आपको अब जो नए इतिहासकार हैं उनकी किताबों में देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सी तारीख है? कुछ तारीख को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसीलिए महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती, है ना। ये देख लीजिए जो विज्ञापन दिया है, ये देखिए विज्ञापन दिया है और ये नीचे कैलेंडर बना हुआ है ना। और ये एक चित्र है, किसी ब्रिटिशर्स का लग रहा है। तो ये क्या है वो देख लेते हैं। पुराने विज्ञापनों में हमने ये समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए, किस तरह नए रुचियाँ चलने में आई। 1922 में, याद रखिएगा ये तारीख 1922, ये जो सन है वो याद रखिएगा, 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया। ये विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि ये दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। लिप्टन अभी भी आती है ना, ग्रीन टी, तो ये उस समय की चाय है। इसका प्रथम विज्ञापन है ये। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। ठीक है, ये किसका विज्ञापन है? लिप्टन चाय का। ओके, एक उदाहरण पर विचार कीजिए कि भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। लॉर्ड क्लाइव कब आए, रिपन कब आए, उन्होंने क्या किया, क्या स्थापनाएं की, ड्यूक कब आए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के शासन से शुरू होते थे। सबसे पहले जो हमारे इंडिया में गवर्नर जनरल हुए हैं वो कौन है? वॉरेन हेस्टिंग है। और आखिरी वायसराय कौन है? लॉर्ड माउंटेन। तो ये दोनों ही लाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती हैं कि प्रथम कौन रहे हैं गवर्नर जनरल, वो वॉरेन हेस्टिंग रहे हैं। फिर गवर्नर जनरल को जनरल कहा जाने लगा, फिर भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, फिर वो धीरे धीरे उनको वायसराय कहा जाने लगा। ओके, तो आखिरी वायसराय कौन हुए हैं? लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल जैसे हेस्टिंग है, वेलेजली है, वेंटिंग है, डलहौजी, यानी कि जो आपका आधुनिक इतिहास है उसके बारे में हम क्लास 8th की हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ओके, जब से ब्रिटिश की सत्ता आई है उसके बाद जो परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर जो क्लास 8th की NCERT है उसमें पढ़ेंगे। ओके, कैनिंग है, लॉरेंस है, लिटन है, रिपन है, ये सारे आपके वायसराय और गवर्नर जनरल हुए हैं। इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता है। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों और उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। ये ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। ठीक है, कि उनकी पर्सनल लाइफ क्या है, उनकी बीवी क्या है, बच्चे क्या हैं, उन्होंने क्या पढ़ाई की, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं हैं। महत्वपूर्ण क्या है कि वो कब भारत में आए, कब से कब तक वो वहाँ के गवर्नर जनरल या वायसराय रहे हैं, उन्होंने क्या क्या परिवर्तन भारत में किए हैं, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, जीवन के क्रम में ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता है। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते?
गवर्नर जनरलों के इतिहास के चौखटों में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। ये देख लीजिए, ये वॉरेन हेस्टिंग्स हैं जो 1773 में पहले गवर्नर जनरल बने थे। तो ये डेट याद रखिएगा। आपको पता है ना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जब हम इतिहास का या कोई कहानी लिखते हैं तो हम उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके, याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियाँ कोई मायने नहीं रखती। ठीक है, वहाँ पर ये नहीं मायने रखता है कि भाई राजा ने कहाँ युद्ध किया, कहाँ लूटपाट की, कितना अपना साम्राज्य फैलाया। ये सारी बातें जो हैं वो वहाँ पर नगण्य हो जाती हैं। वहाँ पर क्या मेन रह जाता है कि उस समय कौन सा गवर्नर जनरल था, उसने क्या क्या परिवर्तन किए। ठीक है, अब देखिए, इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों में उनकी गौरव गाथाओं के और तस्वीरों के उनके भव्य व्यक्तित्व का उभारा जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती हैं। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियाँ कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अब तक जिन तिथियों का महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आप क्या है, जो अंग्रेज़ों का शासन है उससे अलग अपना भारतीयों के साथ जो परिवर्तन हुए, जो काम हुए, आप उनकी तिथियां बनाएंगे। अब देखते हैं हम अवधियां कैसे तय करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीति दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। तो ये तीनों ही जो लाइंस हैं इस पैराग्राफ की, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। जेम्स मिल ने एक पुस्तक लिखी है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो कि 3 पार्ट में लिखी है। और वो कौन थे? ये स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे। ओके, इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने की इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उनके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसीलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिसके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। ठीक है, मिल कौन थे? जिन्होंने पुस्तक लिखी थी 3 खंडों में, स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे। ओके, तो इन्होंने क्या लिखा है कि एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। इसीलिए इतिहास की उन साझेदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। आपने देखा, पहले हिंदू राजा थे, फिर मुस्लिम का आक्रमण हुआ, मुगल शासन चला, है ना। तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों के ही तानाशाह रहे हैं। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधन और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था, जिस पर काबू पाकर ब्रिटिश ने भारत महाद्वीप पर काफ़ी ज़्यादा जो है अपना शासन किया था। अब ये गतिविधि देख लेते हैं। अपनी माँ या परिवार के किसी अन्य सदस्य से बात करके उनके जीवन के बारे में पता लगाएं। ये मतलब छोटे बच्चों की एक्टिविटी है, उसको छोड़ देंगे। अब देखिए, मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत की सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। ठीक है, मतलब एक बाहर वाला व्यक्ति आकर आपको ये बता रहा है कि कैसे भारतीय शासन पर कब्जा किया जा सके। ओके, ये तो ऐसा हुआ कि जैसे आपके घर की जो बागडोर है वो कोई बाहरी व्यक्ति आकर संभाल ले, है ना।
उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता, क्योंकि अंग्रेज़ों का जो शासन व्यवस्था थी, उनकी जो पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकारी थी, वो भारतीय लोगों से काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता था? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। उस समय तो और ज़्यादा अच्छे सही से शासन हम कर रहे थे, है या नहीं है? क्या इतिहास के किसी दौर में हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चल सकते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत क्या है? अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। मतलब आपके घर में ही आकर कोई और आप पर शासन कर रहा है और वो कह रहा है कि आपके जो तौर तरीके हैं वो अच्छे नहीं हैं, आप अपने तौर तरीकों को बदल कर हमारी पूरी संस्कृति को अपना लीजिए। तो ऐसा अगर आपसे कोई आपके घर में आकर कहने लगेगा तो क्या आप उसकी बात से सहमत होंगे? क्या आप उसकी बात को मानेंगे? नहीं, ठीक है। लेकिन उस समय ये मानना जो राजाओं की मजबूरी हो जाया करती थी, ठीक है। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहासों को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समय भी पश्चिम से आई है, ठीक है। पश्चिम मतलब जब अंग्रेज आए। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान तक, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थीं। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, न ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते थे, ठीक है। अब औपनिवेशिक युग क्या होता है वो देख लेते हैं। औपनिवेशिक क्या होता है? इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। जैसे आप नील की खेती देख लीजिए, ये नील की जो खेती है वो भी अंग्रेजों ने ही कराई थी, है ना। इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए? आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य, मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है, ठीक है। समझ गए होंगे औपनिवेशिक क्या होता है? जब किसी और की संस्कृति की वजह से, किसी और के पश्चिमी सभ्यता की वजह से आपके देश में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आने लगती हैं तो उस चरण को, उस प्रक्रिया को औपनिवेशिक कहा जाता है। ओके, देखिए, लेकिन जल्द ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसीलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया जाता है। हम किस तरह जानते हैं? भारतीय इतिहास पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोत का इस्तेमाल करते थे? भाई, उनको भी तो कुछ स्रोत मिले होंगे जिनकी वजह से उन्होंने इतिहास लिख पाया, जैसे कि राजाओं द्वारा खुदे हुए अभिलेख, प्रशस्ति पत्र हो गए, गुहा लेख हो गए, कंदराओं गुफाओं में मिले आपके जो भित्ति चित्र हो गए, ठीक है, अजंता की गुफाएं हो गई, उसमें पता चला कि लोग कैसे शिकार करते थे, कैसे रहते थे, क्या पहनते थे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्रोत था जिसकी वजह से आपका जो इतिहास है उसको लिखा गया, ठीक है। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। प्रशासन कौन अभिलेख तैयार करता है? भाई, हमारा प्रशासन। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेज़ों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए, पहले जो हड़प्पा सभ्यता वगैरह थे उसमें आपको ज़्यादा लिखित सामान नहीं मिलता है, लिखित अभिलेख नहीं मिलते हैं, तो वहाँ की चीज़ों पर आप क्या करते हैं, सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा उस समय हुआ होगा, लेकिन आपको पर्टिकुलर कन्फर्मेशन नहीं है उस चीज़ की, ठीक है। इसके बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया कि लिखना बहुत ज़रूरी है। जब आप लिख लेते हैं तो आपको स्टोर कर लेते हैं उस चीज़ को, ठीक है। उसके लिए ब्रिटिश
उसके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था, उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। हम समझदारी के चलते ज्ञान, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की इस जो संस्कृति है वो पैदा हुई। अंग्रेज़ों को ये भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। पहले ऐसा नहीं था, ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद ये चीज़ें और ज़्यादा चलन में आ गईं। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील में दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। ठीक है, वो किसकी वजह से मुमकिन हुआ? अंग्रेज़ों की वजह से। वहाँ आप जिलाधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव दे सकते हैं। 19वीं सदी की शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। ठीक है, अब ये देख लीजिए क्या है। ये भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार है जो 1920 के दशक में बनाया गया। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो वहाँ राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेज़ों ने की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। अब ये देखिए क्या है, गृह विभाग को भेजी गई एक रिपोर्ट है। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों, गृह विभागों को जो रिपोर्ट मिल रही थी उसमें उनके कुछ नमूने इस प्रकार हैं। बम्बई देखिए, इस बात का इंतज़ाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज़ अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। कराची में भेजा गया कि 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में हैं। विशाखापट्टनम स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीदें नहीं हैं, सिवाय इसके कि संभव है कि कुछ सिपाही काम पर ना आए। ठीक है, उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेख नवीसी ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीकी भी फैलने लगी थी। इस तकनीकी के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाहियों के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगीं। ठीक है, पहले क्या होता था कि एक मेन अभिलेख लिखा जाता था, फिर उसको बहुत सारे, जो यहाँ पर बात की है खुशनवीसी या सुलेख नवीस, ठीक है, तो ये क्या करते थे, उन जो मेन दस्तावेज है उसकी कई सारी प्रतिरूप मतलब कई सारी कॉपीज़ बनाते थे। ठीक है, कई सारी प्रतियां बनाते थे, वो भी हाथ से। तो कितना ज़्यादा समय लगता था। लेकिन अब क्या है, 19वीं सदी के बाद में छपाई तकनीकी आ गई, तो एक मुख्य दस्तावेज बनाया गया और उसको छापकर बहुत सारे दस्तावेजों का निर्माण कर लिया गया। देखिए ये शरीफे, ये क्या है, ये शरीफे का पौधा है, 1770 का दशक है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे शरीफे लगे हुए हैं। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उनको सही ढंग से जानना ज़रूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, यहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों का राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना ज़रूरी था। 19वीं सदी की आखिर में हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे कि कितने यहाँ पर वनस्पति हैं, कितने यहाँ पर प्राणी वैज्ञानिक पुरातत्व हैं, कितने वन हैं, ये सारी चीज़ें जानकारी इकट्ठा की जाने लगी। ठीक है, याद रखिएगा जनगणना कब से स्टार्ट हुई है? 19वीं सदी के लास्ट में। अधिकृत रिकॉर्ड्स से क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हमें
हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं। ठीक है, ये देखिए बंगाल का मानचित्रण सर्वेक्षण कार्य यहाँ पर चल रहा है, बातचीत हो रही है, अंग्रेज यहाँ पर खड़े हैं, देखिए फोटोग्राफर, ये कैमरामैन यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं चित्र में। यहाँ पर देख लीजिए किस तरह शासन कर रहे हैं। 1857 का विद्रोह है ये, आप सभी जानते हैं। इसके बाद ही जो आधुनिक इतिहास है, मतलब जहाँ पर अंग्रेज पीछे हटने लगे और हमारे जो क्रांतिकारी हैं उन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने की मुहिम शुरू कर दी थी 1857 के क्रांति के बाद में। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़ते हैं यहाँ पर कि इससे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे, उनकी कार्यवाहियाँ की क्या वजह थी। ये वही बात हो गई कि हमें राजा महाराजाओं के बारे में तो पता चलता था, लेकिन उस समय की आम जनता क्या महसूस करती थी, क्या करती थी, कैसे अपना जीवन यापन करती थी, क्या साधारण कार्य वो करती थी, ये सारी चीज़ें हमें उसमें भी नहीं पता चलती थी। और आगे जो लोग हुए, यानी कि वही होता है ना कि जो लोग सफल हो जाते हैं उनकी कहानियाँ आपको पता चलती हैं, और जो असफल हो जाते हैं भले ही वो कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, आपको उनकी कहानियों के बारे में पता नहीं चल पाता। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर भी है। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब कोई व्यक्ति अगर यात्रा कर रहा है, ठीक है, अपना यात्रा का जो संस्मरण है वो लिख रहा है, तो यात्रा करते वक्त वो मुख्य लोगों से नहीं मिलता। यात्रा करते वक्त वो किससे मिलेगा? जो आम जनता है। कहाँ ठहरेगा? आम लोगों के बीच में, उनसे बात करेगा। तो उसमें आपको जो सही नॉर्मल लोगों की जो जीवन है वो आपको वहाँ पर पता चलेगा। जैसे जैसे छपाई की तकनीकी फैली, अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों में अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों से ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर, सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब को आगे पढ़ेंगे आपको ये बात समझ में आने लगेगी। ठीक है, यानी कि किताब जो है वो मुख्य है। अब फिर से याद करें, ये आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, PDF हम दे देंगे। ओके, तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट होता है, और इसके साथ ही चैप्टर 2 का जो वीडियो है वो कोशिश करेंगे एक दिन में आपके 2 वीडियो करा दिए जाएं, जिससे आपका जो सिलेबस है वो कोशिश है कि मई में ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बने रहिए ऐसे ही और यूज़फुल वीडियोस के साथ में। कोई भी डाउट है, सजेशन है, वो आप ज़रूर पूछिएगा। और CTET को आपको एक ही बार में क्लियर करना है, ये मानकर चलिए, और आप क्लियर करेंगे भी। कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप ज़रूर पूछिए। ओके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या टेलीग्राम ज्वाइन करके। ओके, वहाँ पर आपका चैट ग्रुप बना हुआ है जिसमें आप अपनी स्टडी से लेकर या कोई भी प्रॉब्लम आपको अपनी पढ़ाई में आ रही है तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।